गुड मॉर्निंग दोस्तों, स्वागत है आपका डेली करंट अफेयर अपडेट्स की वीडियो में। डेट हो गई है आज की 9 अगस्त। चलिए देखते हैं आज के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न। आज का हमारा पहला प्रश्न, निम्नलिखित में से किसके पास एक जनजाति को अनुसूचित जनजाति की सूची में शामिल करने या उससे बाहर निकालने का अधिकार है। बताइए इनमें से किसके पास है यह अधिकार। आप साथ के साथ आंसर करते रहिए। इसका सही उत्तर होगा बी, संसद। जी हाँ, संसद के पास यह अधिकार है। किस अनुच्छेद के तहत? अनुच्छेद 342 अनुसूचित जनजाति इसकी हेडिंग है। पहले अनुच्छेद 342 ए क्या कहता है? 1, राष्ट्रपति किसी भी राज्य केंद्र शासित प्रदेश के संबंध में या जहाँ पर एक राज्य है तो राज्यपाल के परामर्श के बाद सार्वजनिक अधिसूचना द्वारा जनजातियों या जनजातीय समूह या जनजातीय या आदिवासी समूहों के कुछ हिस्से या पूरे समूह को निर्दिष्ट कर सकते हैं। इस संविधान के प्रयोजक के लिए उस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश के संबंध में अनुसूचित जनजाति के रूप में समझा जाएगा। जैसा भी मामला हो उसे अनुसूचित जनजाति के रूप में समझा जाएगा उस राज्य में। और दूसरा क्या कहता है कि संसद जो है वो कानून द्वारा, इसमें था सिर्फ निर्दिष्ट कर सकते हैं राष्ट्रपति। संसद जो है कानून द्वारा किसी भी जनजाति आदिवासी समूह या किसी भी जनजाति समूहों को खंड 1 के तहत जारी अधिसूचना में निर्दिष्ट अनुसूचित जनजातियों की सूची में शामिल या बाहर कर सकती है। तो संसद के पास है टोटल पावर बाहर या शामिल करने की। राष्ट्रपति सिर्फ उनको निर्दिष्ट कर सकता है कि यह उस अनुसूचित जनजाति है या नहीं है, लेकिन सूची में शामिल करने का काम होगा संसद का। तो किस अनुच्छेद के तहत? 342 अनुच्छेद। ये किसी पर्सन के बारे में है। इनमें से 4 ऑप्शन में से एक सही होगा। वे भारतीय कला के स्वदेशी मूल्यों के पहले प्रमुख समर्थक थे। उन्होंने भारतीय कलाकारों पर अंग्रेजी प्रभाव को कम करने के लिए बंगाल स्कूल ऑफ आर्ट की स्थापना की। निम्नलिखित में से किस व्यक्तित्व का ऊपर वर्णन किया गया है? बताइए किसका वर्णन किया गया। इसका सही उत्तर होगा सी, अवनींद्रनाथ टैगोर। कौन थे ये? रविंद्रनाथ टैगोर के भतीजे अवनींद्रनाथ टैगोर भारत के सबसे बड़े जो है प्रमुख कलाकारों में से एक थे। वह भारतीय कला में स्वदेशी मूल्यों के पहले प्रमुख समर्थक थे। अवनिंदर ने पहले इंडियन सोसाइटी ऑफ ओरिएंटल आर्ट बनाया, बाद में उसे बंगाल स्कूल ऑफ आर्ट की स्थापना की। स्कूल की स्थापना का उनका एकमात्र उद्देश्य क्या था? भारतीय कलाकारों पर अंग्रेजी प्रभाव का मुकाबला करना, यानी अंग्रेजी का जो प्रभाव हो रहा है कलाकारों पर उसको कम करना। उन्होंने भारतीय तत्वों को अपने कार्यों में शामिल करके ऐसा किया और सफलता प्राप्त की जब ब्रिटिश कला संस्थानों ने अपने संगठनों में उनकी कार्यशैली को पढ़ाना और प्रचार करने के लिए स्वीकार किया। ब्रिटिश कला संस्थानों ने ही उन्हीं की कार्यशैली को एक्सेप्ट कर लिया। मुगल और राजपूत चित्रों के आधुनिकीकरण के उनके विचार ने अंततः आधुनिक भारतीय चित्रकला को जन्म दिया, जिसने उनके बंगाल स्कूल ऑफ आर्ट में ही जन्म लिया था। अवनिंदर को एक कुशल और निपुण लेखक के रूप में भी जाना जाता है। उनकी अधिकांश जो साहित्यिक कृतियाँ हैं वो बच्चों के लिए थी। उनकी कुछ किताबों के नाम जैसे बूढ़ो अंगला, खिरेर पुतुल और राज काहिनी बंगाली बाल साहित्य के बेहतरीन उदाहरण हैं। तो आपको ये 3 रचनाएं भी याद रखनी है। और ये सब था अवनिंद्रनाथ टैगोर जी के बारे में। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन जो है किसे फ्लैक्स ईंधन वाहनों का सबसे अच्छा वर्णन माना जाता है? फ्लैक्स फ्यूल व्हीकल, इन चारों में से कौन से होते हैं? बताइए। इसका सही उत्तर होगा सी, पेट्रोल में चल रहे वाहन और पेट्रोल के साथ साथ इथेनॉल का मिश्रण भी उनमें कर सकते हैं, इसलिए फ्लैक्स की फुल फॉर्म है फ्लेक्सिबल व्हीकल, फ्लेक्सिबल फ्यूल व्हीकल्स। इसके बारे में अगर हम पढ़ें तो लचीले यानी फ्लेक्सिबल ईंधन वाले वाहनों को पेट्रोल या पेट्रोल इथेनॉल मिश्रणों पर 83% तक इथेनॉल के चलने के लिए डिज़ाइन किया गया है। यानी पेट्रोल में 83% तक हम इथेनॉल मिला सकते हैं। भारत की योजना जो है क्या है? 2025 तक 20% इथेनॉल सम्मिश्रण हासिल करने की है। पेट्रोल में 20% इथेनॉल हमारी एनर्जी पर जो है निर्भरता को देखते हुए यह कदम उठाया गया। अगला प्रश्न, आयोडीन पर हमें सही कथन चुनना है। यह मनुष्य के इष्टतम मानसिक और शारीरिक विकास के लिए एक महत्वपूर्ण सूक्ष्म पोषक तत्व है। पहली स्टेटमेंट। दूसरी,
भारत जो है दुनिया का सबसे बड़ा नमक उत्पादक देश है, जिसमें गुजरात जो है सभी राज्यों में अग्रणी है। बताइए कौन सी स्टेटमेंट हमारी सही है यहाँ पर। इसका सही उत्तर होगा ए, केवल पहली स्टेटमेंट जो है हमारी सही है। भारत नहीं, चीन है नमक का सबसे बड़ा उत्पादक देश। मानव के इष्टतम मानसिक और शारीरिक विकास के लिए आयोडीन एक महत्वपूर्ण सूक्ष्म पोषक तत्व है। सूक्ष्म है। आयोडीन की कमी के परिणामस्वरूप कई प्रकार की अक्षमताएं और विकार हो सकते हैं, जैसे कि घेंगा, हाइपोथायरायडिज्म, क्रेटिनिज्म, गर्भपात, मृत जन्म, मानसिक मंदता या साइकोमोटर दोष। आयोडीन की कमी वाले क्षेत्रों में जो पैदा हुए बच्चे हैं उनमें पाया जाता है कि आयोडीन की कमी वाले क्षेत्रों में पैदा हुए बच्चों में आयोडीन पर्याप्त क्षेत्रों पैदा होने वाले बच्चों में की तुलना में 13.5 IQ जो है वो कम होता है उनका। यानी कमी वाले क्षेत्र में पैदा हुए बच्चों का IQ इतना कम होता है जो पर्याप्त क्षेत्र में पैदा होने वाले बच्चे हैं उनसे। अगर हम इसकी बार आयोडीन का देखें तो चीन दुनिया का सबसे बड़ा नमक उत्पादक है, लेकिन यह भारत से भारी मात्रा में जो है क्या करता है, आयात करता है। किस चीज़ के लिए? अमेरिका और यूरोप जैसे देशों में निर्यात के लिए। नमक को किस रूप में यूज़ किया जाता है? जहाँ इसका उपयोग औद्योगिक उद्देश्यों के साथ साथ डी आइसिंग, वहाँ पर बर्फ़ आइस गिरती है तो उस आइस को हटाने के लिए नमक का यूज़ होता है। और वे रसद सुविधा के कारण चीन से आयात करना पसंद करते हैं, भारत से आयात करना पसंद नहीं करते, रसद सुविधाएं। तो ये था आयोडीन के बारे में। अगला प्रश्न, आर संख्या। आर संख्या एक टर्म है, इसके बारे में हमें सही कथन चुनना है। क्या होती है आर संख्या? पहली स्टेटमेंट, यह कोरोना वायरस या किसी भी बीमारी के फैलने की क्षमता को रेटिंग देने के लिए एक तरीका है। पहली स्टेटमेंट। दूसरी, कोरोना वायरस जिसे आधिकारिक तौर पर क्या SARS-CoV-2 के नाम से जाना जाता है, इस संचारी रोग का सबसे बड़ा आर नंबर है। बताइए कौन सी स्टेटमेंट सही है। ए, यहाँ पर हमारा आंसर होगा पहली स्टेटमेंट हमारी सही है। कोरोना वायरस का जो आर नंबर है वो सबसे बड़ा नहीं है। देखते हैं किसका है। आर नंबर कोरोना वायरस या किसी भी बीमारी के फैलने की क्षमता को रेटिंग करता है। आर उन लोगों की संख्या है जिनमें एक संक्रमित व्यक्ति औसतन स्वस्थ लोगों को वायरस से संक्रमित कर सकता है। इस उसमें क्या खसरे की जो है सबसे ज़्यादा संख्या है कितनी? 15 होती है, सॉरी। खसरे की कितनी होती है? 15। इसका मतलब है कि औसतन एक व्यक्ति जो है 15 अन्य लोगों को खसरा फैला सकता है। तो इसलिए इसकी आर संख्या क्या है? 15। कोरोना वायरस की जिसे आधिकारिक तौर पर SARS-CoV-2 के नाम से जाना जाता है, इसकी प्रजनन संख्या कितनी है? लगभग अभी 3 है। और यदि इसको फैलने से नहीं रोका गया तो और भी ज़्यादा हो सकती है, अभी 3 है। अगला प्रश्न, तावीज सेबर या टेलिस्मैन सेबर इंग्लिश में, यह किन दो देशों के बीच एक द्विवार्षिक रक्षा अभ्यास है? बताइए इनमें से किन दो देशों के बीच तालिस्मान सेबर। इसका सही उत्तर होगा सी, ऑस्ट्रेलिया और अमेरिका। क्या कंटेक्स्ट है? भारत प्रशांत से इंडो पैसिफिक एरिया जो है, जो वर्तमान में भू राजनीतिक तनावों का एक क्षेत्र बन गया। ऑस्ट्रेलियाई जल क्षेत्र में एक उत्कृष्ट गतिविधियां देखी जा रही हैं। एक द्विवार्षिक अभ्यास जिसे पहली बार कई नए देश शामिल हुए। कौन कौन से? अभ्यास में न्यूजीलैंड, कनाडा, कोरिया, UK, जापान के ने भाग लिया। फ्रांस, भारत और इंडोनेशिया द्विपक्षीय अभ्यास में पर्यवेक्षक देशों के रूप में काम करेंगे। तो ये 3 देश हैं वो पर्यवेक्षक देश हैं, भाग लिया न्यूजीलैंड, कनाडा, कोरिया, UK और जापान, इन 5 देशों ने। और है किस किस का? ऑस्ट्रेलिया और अमेरिका तो इसे करते ही हैं इंडो पैसिफिक रीजन में। अगला प्रश्न, डीप ओशन मिशन DOM डीप ओशन मिशन के बारे में सही कथन हमें चुनना है। यह एक बहुमंत्रालय कार्यक्रम है जिसमें 3 लोगों को 6000 मीटर यानी 6 किलोमीटर की गहराई तक ले जाने के लिए एक मानव युक्त पनडुब्बी विकसित करने की योजना है। पहली स्टेटमेंट। दूसरी, यह मिशन पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय द्वारा कार्यान्वित किया जाएगा। बताइए कौन सी स्टेटमेंट हमारी सही है। इसका सही उत्तर होगा सी। यहाँ पर हमारी दोनों स्टेटमेंट सही हो जाएंगी। डीप ओशन मिशन एक बहुमंत्रालय बहुविषयक कार्यक्रम है जिसमें गहरे समुद्र में प्रौद्योगिकी के विकास पर जोर दिया जाएगा।
गहरे समुद्र में खनन के लिए प्रौद्योगिकी के साथ साथ 6000 मीटर पानी की गहराई के लिए मानव युक्त सबमर्सिबल का विकास। गहरे समुद्र में खनिज संसाधनों की खोज, समुद्री जैव विविधता, समुद्र की खोज के लिए एक शोध पोत का अधिग्रहण, गहरे समुद्र के अवलोकन और समुद्री जीव विज्ञान में क्षमता आदि शामिल हैं। वैज्ञानिक सेंसर और उपकरणों के साथ 3 लोगों को समुद्र में 6000 मीटर यानी 6 किलोमीटर की गहराई तक ले जाने के लिए एक मानवयुक्त पनडुब्बी विकसित करने की योजना है। मिशन के सभी घटक 2021 में शुरू होंगे। सरकार ने पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय द्वारा 5 साल के लिए कुल 4077 करोड़ रुपए का बजट डीप ओशन मिशन को लागू करने की मंजूरी दी। इसीलिए इम्पोर्टेंट प्रश्न बन जाता है डीप ओशन मिशन। अगला प्रश्न, किस बैंक ने दुकानदार ओवरड्राफ्ट योजना शॉपकीपर ओवरड्राफ्ट स्कीम शुरू की? बताइए किसने की इनमें से। इसका सही उत्तर होगा HDFC बैंक। HDFC ने यह योजना शुरू की। अगला प्रश्न, लेखिका पद्मा सचदेव का निधन हो गया हाल ही में, वह किस भाषा की प्रसिद्ध लेखिका थी? पद्मा सचदेव इनमें से किस भाषा की राइटर थी? बताइए। इसका सही उत्तर होगा ए डोगरी। तो आपको नाम याद रखना है, पद्मा सचदेवा डोगरी से रिलेटेड है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश ने भारतीय नागरिकों के लिए इनर लाइन परमिट ILP की आवश्यकता को हटा दिया? अब उनको ज़रूरत नहीं होगी उस राज्य में जाने के लिए इनर लाइन परमिट की। बताइए किसने ऐसा काम किया? इसका सही उत्तर होगा बी लद्दाख। इसके बारे में अगर हम पढ़ें तो लद्दाख प्रशासन ने उन सभी भारतीय नागरिकों के लिए इनर लाइन परमिट की आवश्यकता को हटा दिया है जो केंद्र शासित प्रदेश के संरक्षित क्षेत्रों का दौरा करना चाहते हैं। तो अब हम बिना इनर लाइन परमिट के लद्दाख के संरक्षित क्षेत्रों में जा सकते हैं। ILP एक दस्तावेज है जो गैर मूल निवासी द्वारा उन राज्यों में जाने या रहने के लिए आवश्यक है जो ILP प्रणाली के तहत संरक्षित हैं। वर्तमान में कौन से 4 उत्तर पूर्वी राज्य कौन कौन से? अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर, मिजोरम, नागालैंड इस प्रणाली के अंतर्गत आते हैं। लद्दाख था लेकिन लद्दाख प्रशासन ने हटा दिया। ठहरने की अवधि और किसी भी गैर देशी के लिए उपयोग किए जाने वाले क्षेत्रों का निर्धारण ILP द्वारा किया जाता है। यह संबंधित राज्य सरकार द्वारा जारी किया जा सकता है और ऑनलाइन या व्यक्तिगत रूप से इनका लाभ उठाया जा सकता है। तो ILP इन चार राज्यों में अब ज़रूरत है, लद्दाख ने हटा दिया इसे। अगला प्रश्न, दक्ष पोर्टल PM दक्ष पोर्टल और मोबाइल ऐप ही इसी नाम की किस मंत्रालय द्वारा शुरू की गई? बताइए। PM दक्ष, इसका सही उत्तर होगा C सामाजिक न्याय मंत्रालय द्वारा यह शुरू की गई। केंद्रीय सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री कौन? डॉक्टर वीरेंद्र कुमार ने 7 अगस्त को डॉक्टर अंबेडकर इंटरनेशनल सेंटर दिल्ली के नालंदा सभागार में PM दक्ष पोर्टल और PM दक्ष मोबाइल ऐप लॉन्च की। पिछड़े वर्गों, अनुसूचित जातियों और सफाई कर्मचारियों के लक्षित समूहों के लिए कौशल विकास योजनाओं को सुलभ बनाने के लिए इस पोर्टल और ऐप को विकसित किया गया। इस पहल की मदद से लक्षित समूहों के युवा जो है आसानी से कौशल विकास प्रशिक्षण कार्यक्रमों का लाभ उठा सकेंगे। तो PM दक्ष ऐप और पोर्टल आपको याद रखना है, सामाजिक न्याय मंत्रालय द्वारा शुरू की गई। पेनसीलुंगप्पा ग्लेशियर हाल ही में खबरों में था, किस हिमालय पर्वतमाला में स्थित है? रेंज में कौन सी हिमालयन रेंज में यह स्थित है? बताइए। पेनसीलुंगप्पा ग्लेशियर, इसका सही उत्तर होगा डी जास्कर रेंज में यह स्थित है। पेनिनसुलुंगप्पा ग्लेशियर जास्कर लद्दाख में है। क्या न्यूज़ में क्यों था? हाल ही के अध्ययन में ग्लेशियर के पीछे हटने के किन कारणों को जिम्मेदार उठाया गया? तापमान में वृद्धि और सर्दियों में वर्षा की कमी। ये 2 कारणों के कारण ग्लेशियर पिघल रहे हैं या पीछे हट रहे हैं। अध्ययन किसने किया? वाडिया इंस्टीट्यूट ऑफ हिमालयन जियोलॉजी देहरादून इस द्वारा आयोजित किया गया, जो एक विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग के तहत स्वायत्त संस्थान है। तो कहाँ पर है पेनसीलुंगप्पा? यहाँ है जास्कर रेंज में, लेह लद्दाख में। अगला प्रश्न,
जरंज शहर, जरंज सिटी हाल ही में न्यूज़ में थी, किस देश में स्थित है बताइए। जरंज सिटी, इसका सही उत्तर होगा बी, अफगानिस्तान में। जरंज किस प्रांत में है? निमरोज प्रांत में, अफगानिस्तान में। जरंज जो है तालिबान के अधीन आने वाली पहली प्रांतीय राजधानी बन गई, क्योंकि अमेरिका ने 2020 में अपनी अमेरिकी सेना को वापसी ले ली। एक समझौता किया था तालिबान के साथ। अफगानिस्तान के पुनर्निर्माण के लिए भारत की प्रतिबद्धता के प्रतीक के रूप में भारत ने जरंज डेलाराम राजमार्ग का निर्माण किया था, जिसके जरिए ईरान में चाबहार बंदरगाह के जरिए अफगानिस्तान को आपूर्ति बढ़ाना चाहता था भारत। तो अब भारत का ये जो प्रोजेक्ट है वो खतरे में आ गया है। ये है जरंज, अफगानिस्तान का और ईरान के बॉर्डर पर यह स्थित है जरंज सिटी, जो कि भारत का यहाँ कांडला से चाबहार और चाबहार से यहाँ से लेके और यहाँ डेलाराम तक का हाईवे जो है भारत ने विकसित किया था। और उसके बाद इन सभी देशों, इन सभी सिटीज़ में अफगानिस्तान में भारत का विकास कार्यक्रम चलना था। तो यह जरंज किस निमरोज प्रांत में, अफगानिस्तान के। हाल ही में खबरों में रहा पुली चिंतला बांध किस नदी पर बना है बताइए। पुली चिंतला बांध, इसका एक गेट टूट गया और वहाँ बाढ़ की स्थिति पैदा हो गई है, इसलिए न्यूज़ में था। यह है बी, कृष्णा नदी पर। पुली चिंतला बांध एक गेट टूटने के बाद जो है वहाँ पर बाढ़ की चेतावनी बनी गई। कृष्णा नदी पर आंध्र प्रदेश के कृष्णा जिले में है। KL राव सागर बहुउद्देशीय सिंचाई के नाम से भी जाना जाता है। यह बहुउद्देशीय परियोजना है जो सिंचाई की ज़रूरतें, जल विद्युत उत्पादन और आंध्र प्रदेश को बाढ़ नियंत्रण की भी सेवा करता है। तो पुली चिंतला डैम यहाँ है तेलंगाना और आंध्र प्रदेश की बॉर्डर पर, आंध्र प्रदेश के कृष्णा जिले में, कृष्णा नदी पर। अगलेगा द्वीप समूह, अगलेगा द्वीप है, आइलैंड है, किस देश में स्थित है बताइए। ये हाल ही में न्यूज़ में था, अगलेगा द्वीप। इसका सही उत्तर होगा सी, मॉरिशस में यह स्थित है। न्यूज़ में क्या था, मॉरिशस ने अगलेगा द्वीप पर भारतीय सैन्य अड्डे को अनुमति देने की जो रिपोर्ट है उसका खंडन किया है। रिपोर्ट उठ रही थी न्यूज़ में कि अगलेगा द्वीप पर भारतीय सैन्य अड्डे बनाए जाएंगे, लेकिन इस रिपोर्ट का खंडन किया है मॉरिशस ने। इसमें उत्तरी द्वीप और दक्षिणी द्वीप शामिल हैं। देखिए, ये है मॉरिशस, ये है नॉर्दर्न आइलैंड और ये है साउदर्न आइलैंड मॉरिशस का, और यहाँ पर है इस अगलेगा आइलैंड। इन दोनों को ही बोलते हैं अगलेगा आइलैंड्स। भारत ने अगलेगा द्वीप समूह के विकास के लिए मॉरिशस के साथ 2015 में समझौते भी किए थे, तो इसलिए यह न्यूज़ में था। तो आपको याद रखना है अगलेगा आइलैंड मॉरिशस में है। चलिए और भी प्रश्न है, जैसे कि हाल ही में जो नेताजी सुभाष चंद्र बोस आइलैंड न्यूज़ में था, बताइए किस आइलैंड का नाम चेंज करके ये नाम रखा गया था और कहाँ पर ये स्थित है। बन्नी ग्रासलैंड भी न्यूज़ में थे। ग्रासलैंड, ये एशिया के सबसे बड़े ग्रासलैंड है, ये कहाँ पर स्थित है, दूसरा प्रश्न। तीसरा, स्मार्ट आंगनवाड़ी कहाँ पर खोली गई स्कीम, किस राज्य में। और एक बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न, सिंधु सेंट्रल यूनिवर्सिटी कहाँ पर खोली गई। पार्लियामेंट ने, संसद ने एक जो सेंट्रल यूनिवर्सिटी एक्ट है उसमें संशोधन किया गया, ये यूनिवर्सिटी खोलने के लिए कहाँ पर ये खोली जाएगी बताइए, इन प्रश्नों का उत्तर देकर। तो यहाँ तक थी हमारी वीडियो। धन्यवाद, हैव ए नाइस डे। अपना स्कोर जो है वो कमेंट करके ज़रूर बताइए।